नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का 6 चैप्टर। और हम लोग आगे पढ़ेंगे उस भाग को जो हमने नहीं पढ़ा था। ये वीडियो लंबी हो रही थी जिसके कारण मुझे दूसरा वीडियो इसी चैप्टर का बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले जो हमने पढ़ा था उसका एक बस छोटा सा अवलोकन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। विनिर्माण का महत्व क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है। तो इन सभी बातों का अध्ययन किया था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, ठीक है, और फिर ये उद्योग बाजार में क्या संबंध होता है, इन सभी बिंदुओं को हमने अध्ययन किया था। औद्योगिक अवस्थिति क्या होती है, इन सभी को बहुत ही बारीकी से हमने देखा था। समूहन बचत क्या होता है और कैसे, यानी कि उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या होती है, इसके लिए आइडियल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। ठीक है, और उद्योगों का वर्गीकरण किया था कि किस आधार पर उद्योग को हमने बांटा, मतलब कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए हमने और उसके बाद देखा कि किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अब प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बांटा, उसमें कृषि आधारित, खनिज आधारित आए। ठीक है, फिर जो आपके आते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर, इनकी क्या भूमिका होती है, तो आधारभूत उद्योग, फिर उपभोक्ता उद्योग, इस प्रकार से सारे को हमने पढ़ा है। अब कृषि आधारित उद्योग को हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें वस्त्र उद्योग आते हैं और ये आप गन्ना जो उद्योग आता है और भी जितने भी इससे संबंधित, कृषि से संबंधित यानी कि जो भी उद्योग धंधे हैं वो सभी इसमें आते हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे आज खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, कि कौन कौन से जो उद्योग धंधे हैं हमारे वो खनिज पर आधारित है। हमने मैप का भी अध्ययन किया था कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और यानी कि रेशम वस्त्र जो है वह कहाँ कहाँ, किन किन स्टेट्स में बनाए जाते हैं, उनका डिमांड और सप्लाई कहाँ कहाँ पे है, तो इनको हमने देखा था। ठीक है, और चीनी का, पटसन का, कौन स्टेट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पटसन का, चीनी का कौन सा करता है, इन सभी को हमने देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या है और वो कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा इनको लगाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि खनिज आधारित उद्योग को, कि वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग धंधे जो कच्चे माल के तौर पे यानी कि रॉ मटेरियल्स के तौर पे वो क्या करते हैं, धातुओं को इस्तेमाल करते हैं, धातुओं को कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं उनका, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं धातु को और खनिज को कच्चे माल के रूप में। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग को अध्ययन करते हैं इसमें, क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग जो है वह क्या है, धातु उद्योग में ही आता है, खनिज आधारित उद्योग में ही आता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक क्या है, आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। ठीक है, इसी पर इसी के आधार पर ही इनको हम क्या करते हैं, बांटे हुए हैं खनिज आधारित उद्योग के तौर पर। क्योंकि इसमें क्या होता है, किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो खनिजों का इस्तेमाल होता है और धातुओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब लोहा इस्पात उद्योग में हम यह देख रहे हैं कि एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि क्या होता है इसमें अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर है। अब विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, ठीक है, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप ये जैसे आपको सरिया बनाना हो, जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो बनाना हो, तो इन सभी चीज़ों में और भी जो अभियांत्रिकी की और जो इंजीनियरिंग की और जो चीज़ें होती हैं यानी कि मटेरियल्स होते हैं उनका निर्माण होता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि धातुओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी न किसी तौर पे हम खनिज और धातु का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रक्षा सामग्री बनानी हो उसमें भी, चिकित्सा और जो आप टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, इन सभी में हम इस्तेमाल करते हैं धातु और खनिजों का। ठीक है, चिकित्सा उपकरण जैसे आपको सीजर बनाना है यानी कि कैंची, जो छुरे आते हैं या और जो स्ट्रेचर वगैरह होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, किसी न किसी रूप में इनमें धातु का इस्तेमाल और खनिज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, धातु आधारित और खनिज आधारित उद्योग हैं। अब हमने देखा कि इस्पात का इस्तेमाल हो रहा था। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। हमने क्या किया
कि पहले क्या होता था, हमने ये भी पढ़ा था कि एक टाइम में क्या था कि जस्ते होते हैं, जस्ते के बर्तन क्या होते थे, महंगे आते थे और उनको क्या किया जाता था कि इस्तेमाल किया जाता था। जो गणमान्य लोग हमारे घरों में आते थे उनको खिलाने के लिए, ठीक है। एक राजा का जिक्र आ रहा था जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उसमें क्या हो रहा था कि राजा क्या करते थे, जो भी उनके कुछ विशिष्ट अतिथि आते थे उसमें खिलाते थे खाना जस्ता के बर्तन में, ठीक है। और फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, यानी कि इसका प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया और इतने ज़्यादा मात्रा में ये अवेलेबल हो गए कि उसी देश में भिखारियों के हाथ में वो दिखने लगा उससे बना बर्तन, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का डिमांड कब किस पर निर्भर करता है, उसके सप्लाई पर निर्भर करता है, ठीक है। जब सप्लाई यानी कि ज़्यादा होने लगी तो उसका क्या होगा, एकदम मतलब सस्ता हो जाएगा, उसका मूल्य जो है वो एकदम घट जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा समय आता है कि किसी खास वस्तु का जो डिमांड होता है वह ज़्यादा होता है लेकिन उसकी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु को तब तक मूल्यवान कहते हैं जब तक वो उसकी पहुंच क्या होती है, आपसे दूर होती है और सरल नहीं होती है, ठीक है। यानी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। तो अब हम ये इस्पात को देख रहे हैं। इस्पात के उत्पादन में क्या होता है कि इसका खपत और उत्पादन है, इसी को हमने किसी भी देश के विकास का एक पैमाना बना लिया है, ठीक है। यानी कि यह क्या है, एक माप हो गया है कि आप कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा इस्पात को उत्पादन करता है और उसका खपत करता है तो वह क्या है, विकसित है और विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है। अब लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा क्या होता है, चूना पत्थर का अनुपात कितना होना चाहिए, 4, 2 और 1 का, ठीक है। किसका तो लौह अयस्क का, कोकिंग कोल का तथा चूना पत्थर का अनुपात इसमें कितना होना चाहिए, 4, 2, 1 का। आप इस अनुपात को भी, यानी कि जो भी कुछ आपको इम्पॉर्टेंट दिखते हैं आप उनको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है, मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको कठोर बनाने के लिए। तो ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लोहा होता है, ठीक है, यानी कि इस्पात होता है, उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो वह है आपका मैंगनीज, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को जरूर नोट डाउन करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि वर्ष 2018 में क्या हुआ, भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था, ठीक है। 2018 में क्या था, 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था यह। अब यह देखते हैं कि यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। जो यानी कि स्पंज होता है लौह, उसके उत्पादन में उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत कितना था, तो सिर्फ 70.9 किलोग्राम, ठीक है। जबकि इसी समय विश्व के में प्रति व्यक्ति कितना था, 224.5 किलोग्राम, ठीक है। ये हम अपने देश में देखते हैं तो इसका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत कितना है, तो 70.9 किलोग्राम। लेकिन इसका जो यानी कि वैश्विक जो औसत है, वैश्विक जो दर है वह प्रति व्यक्ति कितना है, तो 224.5 किलोग्राम। यानी कि हम क्या हैं, अभी इस दिशा में पीछे हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे आप यहाँ पे तालिका के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है कि कैसे इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, उत्पादन, इसका वर्ष दिया हुआ है और भारत में कुल इस्पात का उत्पादन कितना होता है, मीट्रिक टन में इसको दिया गया है। तो 2017-18 का बात करें हम तो कितना है, 86.69, ठीक है, मीट्रिक टन। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों को बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखें कि किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इसी को आप ज़्यादा ध्यान में रखें, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं कि इस्पात निर्माण प्रक्रिया कैसे, इसका इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है, यानी कि माल ढुलाई, कच्चे माल की ढुलाई होती है, उसको हम कारखानों तक पहुंचाते हैं। अब झोंकदार भट्टी है, उसमें लौह अयस्क का ये गलाया जाना, उसमें गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। धातु का मैल हटाया जाता है, इसमें जो भी मिट्टी कंकर पत्थर इसमें मिले होते हैं उनको हटाया जाता है। अब अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ढलवां लोहा, इसमें इसको बनाते हैं, यानी कि तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है, इससे ढलवां लोहा तैयार होता है। उसके बाद ये यहाँ से आता है, यानी कि जो खान है वहाँ से ढो करके इसको लाया जाता है और कारखाने तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद फिर ये भट्टी में इसको इससे अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, इसको गला करके। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, तरल पदार्थ से इसमें ढलवां लोहा में इसको बदला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये इस्पात बनाया जाता है। ढलवां लोहे को पुनः गलाकर, जो आप यानी कि बड़े बड़े जो टुकड़े बनाए जाते हैं ढलवां लोहे के, उसको फिर से गलाया जाता है, ठीक है। गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है इसमें, ठीक है। और उससे फिर क्या होता है, इसमें आप जो धातु को आकार दिया जाता है कि किस आकार की आपको धातु चाहिए, वो यानी कि सरिया बनाना है, उससे आपको कोई बर्तन बनाना है और क्या करना है उसको आप अपने आवश्यकता के हिसाब से उसमें आकार दिया जाता है। फिर फाइनली क्या होता है, ये तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी कि लौह और इस्पात संयंत्र, लौह और इस्पात संयंत्र को दिखाया गया है। यहाँ पे सेलम को आप देख सकते हैं, फिर आप यहाँ विशाखापत्तनम को देख सकते हैं आंध्र वगैरह में, फिर आप इधर विजयनगर, भद्रावती, ठीक है, विजयनगर, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापत्तनम, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये क्या है, लौह इस्पात जो संयंत्र हैं उसका आपको दिखाया गया। भिलाई यहाँ पे आप जो छत्तीसगढ़ है हमारा, फिर राउरकेला, जमशेदपुर उड़ीसा, और ये बंगाल का भी आपको दुर्गापुर का दिखाया गया है, ठीक है। बोकारो ये झारखंड का, ठीक है। तो उड़ीसा, झारखंड, और ये आपका छत्तीसगढ़, फिर विशाखापत्तनम, फिर विजयनगर, भद्रावती, सेलम, ये सभी क्या है, प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं, जो यानी कि मिनी बोलने से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये छोटे संयंत्र हैं। छोटे क्या होते हैं, ये छोटे उद्योग हैं, छोटे संयंत्र हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें रीलर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, री रोलर्स होते हैं, ठीक है। री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब एक संकलित इस्पात संयंत्र जो होता है वह क्या होता है, एक बड़ा संयंत्र होता है, ठीक है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रक्रिया, प्रत्येक प्रक्रिया इसमें की जाती है, ठीक है। यानी कि सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के जो मृदु व मिश्रित इस्पात हैं उन्हीं का इसमें उत्पादन होता है, ठीक है। मिनी यानी कि जो छोटे संयंत्र हैं उसमें। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग जो सभी उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, सबका हमने अध्ययन कर लिया है। आप जरूर पीछे के वीडियोस देख लेंगे, सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है। अब हम 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात क्या की थी, उत्पादित किया था। इस्पात उत्पादित किया था यानी कि इसका बनाया था, इसका उत्पादन किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, चीन इसका उत्पादन करता है और उसमें सबसे ज़्यादा खपत के भी मामले में नंबर 1 पर चीन ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, यानी कि वहाँ पर स्थित है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। ये झारखंड में है। अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक
परिस्थितियां हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर इसके लिए सारी अनुकूल स्थिति मौजूद है। वहाँ पे कच्चे माल हैं और ढुलाई सस्ती पड़ती है, नज़दीक वहाँ पे कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी इसके लिए क्या है, आदर्श स्थिति को बनाते हैं। अब इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अयस्क है वो कच्चे जो माल है यानी कि रॉ मटेरियल्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो इनको मिल जाते हैं, ठीक है। उच्च कोटि के कच्चे माल इनको नज़दीक ही मिल जाते हैं, सस्ते वहाँ पे श्रमिक मिल जाते हैं, स्थानीय बाज़ार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता है, ठीक है। यानी कि संभावना है वहाँ इनकी सारी जो इनका जो डिमांड है वो उधर अधिक है। तो सारी यानी कि आदर्श स्थितियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो कुछ भी चीज़ें हमें करनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया है, ठीक है। पूरी संभावना है यहाँ पर इस उद्योग के फलने फूलने के लिए, सारी चीज़ें आदर्श रूप से यहाँ पर क्या है, उपस्थित हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति उस स्तर की नहीं है जो इस उद्योग को नंबर 1 पर ले जा सके, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। अब इसके निम्न कारण हैं। क्या कारण है? तो उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ठीक है। ये इसका लागत उच्च है। कम श्रमिक उत्पादकता, यानी कि जो स्किल्ड हमें लेबर चाहिए वो नहीं है। लेबर हमारे यहाँ यानी कि जो श्रम शक्ति है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि श्रम किस पर निर्भर करता है? श्रम निर्भर करता है, आपका जो उत्पादन है वह निर्भर करता है एक स्किल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है। यानी कि वह कितना प्रोडक्टिव है, आप कितना प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करता है पूरा का पूरा कोई भी उद्योग धंधा और या कोई भी जैसे उद्योग है वो। अब इसमें ग क्या है? तो ऊर्जा का अनियमित पूर्ति, जो एनर्जी है उसका सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब आगे अविकसित अवसंरचना, ठीक है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें इसके मार्ग में नंबर 1 बनने में बाधा डालती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से देखते हैं भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन क्या है। भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन है वो आप कितना बड़ा फ़र्क देखेंगे, कितने अंतर को देखेंगे, ये हम क्या देखते हैं। ये जो रेड है, रेड क्या है? चीन है। और ये आप जो छोटे वाले ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको यानी कि लगभग ब्लू कलर के, ये भारत का है। इसमें हम देखते हैं कि उत्पादन यहाँ पर मीट्रिक टन में दिया हुआ है। हमने 2014 में कितना किया है? 86.5 और 2018 में कितना किया है? तो 106.5 मीट्रिक टन, ठीक है। लेकिन हमसे चीन कितना आगे है आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहाँ 106 मीट्रिक टन और कहाँ 928 मीट्रिक टन, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन सभी चीज़ों का विकास करना है और संरचना का विकास करना है, स्किल्ड लेबर तैयार करने हैं, कंटिन्यूअस आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई देना पड़ेगा इंजीनियरिंग ये एनर्जी का। अब एल्युमिनियम प्रगलन यानी कि इसका स्मेल्टिंग कैसे होता है इस बात को देखते हैं यहाँ पर। एल्युमिनियम का प्रगलन, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी, यह क्या होता है? हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है यानी इस पर जंग नहीं लगते, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण के अधिक कठोर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है? अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको ज़्यादा कठोर भी बनाया जा सकता है। हवाई जहाज़ बनाने में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो बताया जा रहा है। बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई उद्योग हैं जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है। कई ऐसे यानी कि आप देखेंगे जो इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं उसमें या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसमें वायर हैं, इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है, ठीक है। यानी कि ये जो तांबा, जस्ता, शीशे हैं
उनके स्थान पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका डिमांड बढ़ गया है। अब देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इन राज्यों में यह क्या है, स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और आप इस संयंत्र को देख सकते हैं। ठीक है, ये नालको यानी कि प्रगालक में पट्टी लेप मिल है, उसमें आप इसका उत्पादन कैसे हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं कि एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात, इसमें क्या होता है, 4 से 6 टन बक्साइट, ठीक है, 2 टन एल्युमिनियम, 1 टन एल्युमिनियम। फिर से मैं बताता हूँ, 4 से 6 टन इसमें बक्साइट चाहिए और 2 टन एल्यूमिना, माफ़ कीजिएगा एल्युमिनियम मैंने बोल दिया था उस टाइम, लेकिन एल्यूमिना, उसके बाद इससे कितना तैयार होता है, 1 टन एल्युमिनियम फाइनली हमें मिलता है। अब आगे देखते हैं इस संयंत्र में कैसे इसको कच्चा माल बक्साइट, ठीक है, बक्साइट खनन जो क्षेत्र होता है वहाँ से परिवहन के द्वारा यह कहाँ पे पहुँचाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में। वहाँ पर क्या हम देखते हैं कि एल्यूमिना, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, बक्साइट तथा बक्साइट है और दलन और एल्यूमिना घुलन, इसमें इसको मिलाया जाता है, इसको क्रश कर दिया जाता है और फिर एल्युमिनियम शोधशाला है। उसके बाद इसको 3 स्टेज, मतलब इसमें 3 तरह से चीज़ें की जाती हैं। प्रगालक स्थल पर भट्ठी अयस्क का पहुंचाया जाता है वहाँ पर। शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि कोयला खान से पीच, ये सभी चीज़ें ली जाती हैं वहाँ से। अब क्या देखते हैं कि क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। क्रायोलाइट क्या है, एक पिघली हुई धातु है जो किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्युमिनियम प्रगालक है, ये एल्युमिनियम आपको यहाँ से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रसायन उद्योग क्या है, रसायन उद्योगों को, ठीक है, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्री हैं वो क्या है और कैसे कार्य करते हैं उनको। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है, ठीक है, इसका प्रसार यानी कि फैलाव जो है वो तेज़ी से हो रहा है। इसकी भागीदारी कितनी है, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे कि किस में किसका क्या स्थान है, ठीक है, और ये विश्व में कितना है और इसका जीडीपी में क्या जो यानी कि योगदान है, इन सभी बातों को ज़रूर एग्जामिनेशंस में डाल दिया जाता है, आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएगा। अकार्बनिक रसायनों में क्या होता है, हमने इसको बांट दिया है कार्बनिक और अकार्बनिक में, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायनों में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग और डाई आदि, ये सभी निर्माण इसमें प्रयुक्त है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, यानी कि इसमें क्या होता है कि कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कॉस्टिक सोडा आदि इसमें शामिल हैं जो अकार्बनिक उद्योग में है, ठीक है। अकार्बनिक ये रसायनों में इनको शामिल किया जाता है। अब कार्बनिक रसायनों में कौन है भाई, तो कार्बनिक रसायनों में वे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि पेट्रो रसायन, ठीक है, जो कृत्रिम वस्त्रों, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायन के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ यानी कि पेट्रोलियम से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसमें से आप ग्रीस बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके उत्पाद में शामिल हैं, ठीक है। तो ये सभी उसके इस उद्योग के इर्द गिर्द ही फलती फूलती हैं। अब उर्वरक उद्योग क्या है और कैसे यह कार्य करता है। उर्वरक उद्योग यानी कि नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया और क्या है फास्फेट उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें क्या होता है 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास शामिल होते हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द संकेंद्रित है। एक बार इसको फिर से आप देखें, समझने वाली बात है यहाँ कि उर्वरक उद्योग जो होता है हमारा वो क्या होता है, उर्वरक किस लिए हम बनाते हैं।
उर्वरकों का इस्तेमाल होता है कृषि कार्य में, ठीक है। तो अब जो हम बनाते हैं यानी कि जो गोबर वगैरह से जो हमारे यहाँ बनाया जाता है घरों में, और जो आप कृषि के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं जानवरों के अपशिष्ट से, और जो यानी कि प्लांट्स हैं उनके अपशिष्ट से, तो वो क्या होते हैं, खाद होते हैं, ठीक है। और वो फसलों के लिए पौष्टिक का काम करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाते, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्या हुआ, उर्वरक का धड़ल्ले से कब बढ़ा, जब हमारे देश में हरित क्रांति को बल मिला, ठीक है, और हरित क्रांति को अपनाया गया। उसके बाद उर्वरकों की इस्तेमाल और उर्वरकों का उत्पादन जो है वह बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है। अब उर्वरक उद्योग में क्या होता है, नाइट्रोजन उर्वरक, इसमें मुख्यतः क्या होता है, यूरिया, ठीक है। अब यूरिया है, फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि फास्फेटिक उर्वरक, इसमें डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें क्या होता है, मुख्यतः क्या होते हैं, जो पोषक उर्वरक हैं, इसमें 3 मुख्यतः पोषक उर्वरक हैं। जो आप मिश्रित उर्वरक देखते हैं इसमें क्या होते हैं, 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटास है, ठीक है, के उत्पादन क्षेत्र इर्द गिर्द केंद्रित है। अब तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, ठीक है। हमारा जो पोटास है वह इसको क्या करते हैं, हम आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या क्या है, पोटाशियम यौगिकों का भंडार नहीं है, ठीक है। तो हम इनको क्या करते हैं, बाहर के देशों से खरीदते हैं। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया, जैसे कि क्या हुआ, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो राज्य आपने देखे, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और केरल है, ये सभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन करते हैं, और यह लगभग 50% ये उत्पादन करते हैं, यहीं पे हो जाता है इन्हीं राज्यों में। बाकी के जो और देश के अन्य राज्य हैं वो मिलकर 50% करते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सीमेंट उद्योग को। सीमेंट उद्योग क्या है, इसमें निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है, ठीक है। अब जो भी आप बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है बनाने में। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल, जैसे कि क्या क्या इसमें कच्चे माल की आवश्यकता है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, ठीक है, सिलिका चाहिए और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसमें रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, परिवहन में इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है, ठीक है। यानी कि एनर्जी के मामले में भी यह उद्योग जो है वह किसका इस्तेमाल करता है, तो विद्युत, कोयला तथा विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसको चाहिए इस उद्योग के लिए। अब पहला सीमेंट उद्योग क्या है, पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया, चेन्नई में लगाया गया था, ठीक है। पहला जो सीमेंट उद्योग है वह सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसका और प्रसार अन्य देशों में, अन्य देश के अन्य हिस्सों में हुआ, ठीक है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, फिर अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी। यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं, बेचते हैं देश और देशों को, ठीक है। हम अपने यहाँ तो इसका इस्तेमाल है ही हमारे यहाँ और बढ़ भी रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को भी बेचते हैं, ठीक है। अब मोटर गाड़ी उद्योग क्या है भाई, मोटर गाड़ी उद्योग का जो कहाँ कहाँ इनका ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है, ठीक है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहु उपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहु उपयोगी वाहन का मतलब है कि जिनका बहुत अन्य विभिन्न यानी कि कार्यों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, उदारीकरण के पश्चात, ठीक है, जब हमने क्या किया, हमारा देश
आज़ाद हुआ और यानी कि मंदी का दौर गुजरा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाज़ार तथा वाहनों की मांग बढ़ी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जिसमें इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। ठीक है, ये वहाँ पर लगाए गए हैं, इनका संयंत्र वहाँ पर लगाया गया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारा, उसके बारे में बात हो रही है कि इसका उद्योग कहाँ कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन और क्या क्या, सेलुलर टेलीकॉम, ठीक है, उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योगों के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका केंद्र क्या है, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ हैं। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। ठीक है, यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा जो है वो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनके माध्यम से आप सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। लेकिन हार्डवेयर यानी कि जो आप उनको कहेंगे जो आप जिनको टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे आइटम्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि सीपीयू, माउस और यानी कि हार्डवेयर का अब आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारी चीज़ों में हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हार्डवेयर यानी कि अब कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, कंप्यूटर से अलग निकल करके जो चीज़ें यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर आइटम्स में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में तो इनका इस्तेमाल होता ही है, पर अन्य भाषा के रूप में भी, अन्य आम बोलचाल के रूप में भी इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्डवेयर की आप दुकानों में देखते होंगे कि वहाँ पर आपको नल, कल सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और यानी कि कील से लेकर नल सारा कुछ मिलता है वहाँ पर। अब आगे देखते हैं, और औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। ठीक है, इसका क्या कुछ अब हमको हानि भी होगी और क्या कुछ चुकाना भी पड़ता है। हम विकास करते हैं तो उसका हमें हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब औद्योगिक प्रदूषण क्या है, पर्यावरण निम्नीकरण क्या है, क्या कुछ हमें खोना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। ठीक है, अब यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन भाई? तो वायु, जल, भूमि और ध्वनि। ठीक है, वायु, जल, भूमि और ध्वनि, ये 4 प्रकार के प्रदूषण हैं जो उद्योगों से होते हैं, और इनके लिए उद्योग क्या हैं, आंसरेबल हैं, उत्तरदायी हैं। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। ठीक है, ताप विद्युत गृह भी जो होता है वह भी इसमें सम्मिलित है। वायु प्रदूषण क्या है भाई? वायु प्रदूषण है अत्यधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। इन रूपों में आप इसको देख सकते हैं वायु में, और ये क्या होती हैं, हमें नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन वायु में प्रवेश कर जाती हैं, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इनका हम पीछे भी बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं प्रदूषण के बारे में, लेकिन क्या कुछ फिर से रिकॉल किया जाता है इसको, तो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और बताना पड़ता है। जल प्रदूषण यानी कि उद्योगों द्वारा कार्बनिक
तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं पानी को, और बिना ट्रीटमेंट के सीवेज में इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं नदी नाले में जाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, और वो जल क्या प्रदूषित होता है, अन्य जगहों पर बीमारी का कारण बन जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि गंगा के जो भी तलहटी में बसे हुए, गंगा के मैदानी जो भाग हैं उधर बसे हुए जो भी उनसे सटे हुए गांव हैं, वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो उद्योग हमारे लिए तब तक ही फ़ायदेमंद है जब तक हम उसका सही से इस्तेमाल करते हैं, और अगर जब तक हम क्या करेंगे, इन जो उद्योग से निकले हुए, उद्योग धंधे से निकले हुए, औद्योगिक संयंत्रों से निकले हुए जो पानी है उनको हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको ट्रीट नहीं करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं भाई, तो कागज़, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग तथा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। ठीक है, ये सभी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कौन कौन से हैं, तो भाई ये मैप के माध्यम से इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो श्रीनगर, मोहाली, आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं, श्रीनगर है, मोहाली है, आपका हिमाचल का क्षेत्र, फिर नोएडा आ जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश, फिर जयपुर राजस्थान, और यहाँ गुवाहाटी आसाम का भी आ जाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल का आ जाता है, भुवनेश्वर उड़ीसा का आ जाता है, फिर इंदौर आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, गांधीनगर उधर गुजरात का देख सकते हैं, फिर मुंबई और पुणे को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात, मुंबई पुणे महाराष्ट्र का। ठीक है, विशाखापत्तनम इधर, फिर हैदराबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई तमिलनाडु, फिर इधर आप कर्नाटका में भी बेंगलुरु, मैसूर को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप तिरुवनंतपुरम को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स थे जो मैप में आपने देखा। ऊपर हमने क्या हम देख रहे थे, जो यानी कि जल प्रदूषण होता है उनको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जल प्रदूषण यानी कि ये सभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो उद्योग है इन सभी के माध्यम से यह होता है। जो रंग यानी कि अपमार्जक, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन और प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ में फ्लाई ऐश, ठीक है, अब फोस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं, स्लैग इसके जो होते हैं वो शामिल हैं। तो ये सभी क्या हैं, कारण हैं जल प्रदूषण के। तापीय प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, जल में तापीय प्रदूषण होता है। यानी कि जो आप टरबाइन वगैरह चलाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि पानी वगैरह गर्म की जाती हैं, तो वो सब भी क्या होते हैं, और उनको बिना ठंडा किए हुए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब कारखानों में ताप घर जो होते हैं उनसे गर्म पानी को ऐसे ही बिना ठंडा किए हुए छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बनते हैं, तापीय प्रदूषण के कारण बनते हैं। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, खिन्नता या उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। ठीक है, इससे केवल आप यानी कि विक्षोभित ही नहीं होते हैं, केवल खिन्नता और एक्साइटमेंट ही यानी कि उत्तेजना ही आप में नहीं आती है, बल्कि इससे और भी चीज़ें प्रभावित होती हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के। श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। हृदय गति, रक्तचाप, ये सभी यानी कि जो हार्ट डिजीज होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, इन सभी बीमारियों का भी ये कारण बनता है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। उद्योगों तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, फिर क्या देखते हैं, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वह अधिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए हानिकारक है।
पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, इनको कैसे क्या हम रोक सकते हैं, ठीक है, इनको कैसे निचले स्तर पर ला सकते हैं, उसके उपाय बताए गए हैं, इनको हम अध्ययन कर लेते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल क्या होता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका क्या रेशियो है आप समझ सकते हैं। 1 लीटर जो कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट है यानी कि मल है, वो क्या कर सकता है, 8 गुना स्वच्छ पानी को, अपने से 8 गुना यानी कि 8 लीटर पानी को अशुद्ध कर सकता है, दूषित कर सकता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। क्या सुझाव हैं, तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, इसका रिसाइकल किया जाए, ठीक है। अब जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या किया जाए, वर्षा जल को संग्रहित किया जाए, उनका संग्रहण किया जाए, ठीक है। अब नदी व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, ठीक है, उनको ट्रीट किया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है। क्या क्या भाई स्टेप्स हैं इनके, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन सभी को जानना हमारे लिए व्यवहारिक तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण क्या हुआ है, हमारे पूरा सिस्टम में घुस चुका है, ठीक है, प्रवेश कर चुका है। क्या क्या है भाई, तो हम देखते हैं, यानी कि यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई होती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। इसको इस प्रकार से साइंस में हमने जो पढ़ा है उसमें बहुत ही विस्तार से हमने कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, कैसे इनको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा है। आप वो सभी वीडियोस देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उन सभी बारीकियों को हर चैप्टर में दोहराना वो क्या होता है, सरल नहीं होता है, और वीडियो क्या होती है, बहुत लंबी हो जाती है। अब वह क्या है, तो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, ठीक है, इसको जैविक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, और जो भी अलग छांट करके इनको अलग किया जाता है उनका क्या किया जाता है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा इनका फिर से शोधन किया जाता है। जैविक, रासायनिक और तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इनका 3rd स्टेज में शोधन होता है। इसमें अपशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, पुनः उपयोग करने के लायक बना देते हैं। फरीदाबाद में ये संयंत्र को दिखाया गया है। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र है, इसका यह फिगर है। इसमें इसको पुनः यूज़ के लिए बना दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, इनको आप देने का जरूर प्रयत्न करेंगे। आप अगर ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आप जरूर इनको दे पाएंगे, इनका आंसर, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है। एल्युमिनियम है, सीमेंट है, प्लास्टिक है, मोटर गाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चंस हैं इनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाज़ार में उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इसमें आप हेल है, टाटा स्टील है, सेल है और MNCC है। कौन है इसमें से आप ज़रूर समझ चुके होंगे, अगर आप सुने हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्युमिनियम प्रगलन और कागज़, सीमेंट, स्टील, ठीक है। चौथा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम प्रगलन और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर आप करने का प्रयत्न करेंगे और आप ज़रूर कमेंट करेंगे। कुछ आपको बदलाव की ज़रूरत है, कुछ और अधिक आपको चीज़ें जाननी है, आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। कोई और आपको सुझाव देना है उस तौर पर भी आप मुझे बता सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।